नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का आज दूसरा दिन रहा। कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस मामले में फिलहाल पीछे है। बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की सूची का इंतजार ही किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। निगम चुनाव में इस बार न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं। ऐसे में कौन मारेगा बाजी, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है, उससे भी ज्यादा तेजी से सियासी पारा उछल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। 3 निगमों समेत 7 शहरों में चुनाव है। बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस की पुख्ता तैयारियां देखने को मिल रही है। ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस की तरफ से नामांकन भरने भी शुरू हो गई है। ज्यादातर महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में जीत का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। महिला का 5 टिकटें घोषित की हैं, उसमें से 4 महिलाएं हैं। एक कमल भाई को छोड़ के बाकी सारी महिला लड़ रही हैं। हमारा कांग्रेस महिलाओं का सम्मान किया है और करेंगे। आप जानते हैं, हमेशा कांग्रेस के दिल में सम्मान रहा है। हमने तो हमेशा माँ बहन का और देवी का रूप समझा है। तो वहीं भले ही बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान न किया गया हो, लेकिन बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। सभी चुनावी शहरों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कांग्रेस के दावों पर तंज कसा और जीत का दावा ठोका। ये जो महिला आरक्षण का मुद्दा है, ये कभी भी शांत नहीं होगा। देश की आधी आबादी इसको उठाती रहेगी। हम नहीं उठाएंगे तो देश की महिलाएं, बेटियां हमारी इस बात को उठाती रहेंगी और ये हक उनको 100% मिलेगा। और निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, सबसे पहले वहां देने का काम किया। लिस्ट 2 दिन का समय लगेगा और 2 दिन में लिस्ट आएगी। देखो, 2023 का सबने एक मत से पास किया था और इस चुनाव में उनको भी फायदा मिलना था। जो करेगा उसको याद भी रखे। ऐसा कौन सा फार्मूला था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो खाली बीजेपी को इसका फायदा मिलता? फायदा उनको भी मिलता। चुनाव में वो भी हैं, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, अगर वो एक मत से जब फैसला करेंगी तो उसका श्रेय सबको जाएगा, अकेले बीजेपी को नहीं जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस पूरी तरह से इस बार पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी में भी मेगा मंथन का दौर जारी है। भले ही उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर पूरी तैयारी है और उम्मीदवारों की सूची भी किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक भी लिस्ट बीजेपी की सामने नहीं आई है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का जीत का दावा लेकिन लगातार देखा जा रहा है। निगम चुनाव में न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हुए इस बार नजर आएंगे। 7 शहरों में चुनाव होने हैं। अब कौन बनाएगा शहर की सरकार, ये तो देखना होगा। तमाम पार्टियां रणनीति बनाने में लगी रहीं। लंबे समय से देखा जा रहा था, चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उससे पहले ही बीजेपी कांग्रेस इस रण में लगी हुई थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुछ तस्वीरें जरूर प्रत्याशियों को लेकर साफ हुई है, लेकिन बीजेपी का मेगा मंथन अभी तक चल रहा है। तो कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, आज ही जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे आज हरियाणा के नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इस बार किस पार्टी की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। क्योंकि जब भी बात लिस्ट की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी प्रत्याशी को जिस सीट पर रखना है किसी भी पार्टी को, सोच समझकर ये फैसला लिया जाता है। ऐसे में सभी पार्टी के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने फैक्ट्स हैं कि किन चीज़ों को आधार मानकर कौन सी पार्टी किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का चयन करती है और उन्हें जनता के सामने उतारती नजर आती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुछ निगम की भी बात कर लूं, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत से कांग्रेस की तरफ से एक एक प्रत्याशी घोषित किए गए।
इसके अलावा धारूहेड़ा रेवाड़ी से भी प्रत्याशी घोषित किए गए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी बीजेपी इस चीज में काफी पीछे चल रही है, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। अभी तक भी बीजेपी या तो क्लियर नहीं कर पा रही है कि सीट प्रत्याशी किसको घोषित किया जाए या फिर किस तरीके से और आगे मंथन किया जाए। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं, बीजेपी अभी भी मेगा मंथन बीजेपी का चल रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है? सविता जी, जैसे सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हम अपने संगठन पे बहुत ज्यादा वर्किंग करते हैं और संगठन में जिस प्रकार से निर्णय आते हैं वो सभी के सामने फिर आते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस का तो संगठन 11 सालों में अभी पहली बार बना है और वो भी पूरी तरीके से बना नहीं है। तो कांग्रेस किस तरीके से कर रही है, क्या कर रही है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता सही तरीके से जवाब देंगे। लेकिन हमारी पार्टी की संगठनात्मक बैठकें चल रही है और उस पर पूरी गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है एक एक कैंडिडेट को, किस सीट से किस कैंडिडेट को उतारा जाए। तो मंथन के बाद जो भी चीज निकल के आएगी पार्टी बहुत जल्द उस पर फैसला करेगी और जो लिस्ट है वो जनता के बीच में आएगी। तो संदीप जी, किन फैक्ट्स के आधार पर बीजेपी इस बार अपने प्रत्याशी घोषित करेगी? क्योंकि कहा जाता है बीजेपी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और देखा जाए तो इस बार, हालांकि ये नहीं कह सकते कि बहुत देरी हो गई, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे निकाय चुनाव को लेकर। जी जी, देखिए क्या पैरामीटर्स रहते हैं वो तो पार्टी की एक अंदरूनी प्रक्रिया है, उसका तो मैं अभी आपके सामने क्या बताऊं। लेकिन जो भी प्रत्याशी होंगे सभी का, हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अभी तक जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है, लेकिन जब पार्टी कैंडिडेट घोषित कर देती है तो उसके बाद सभी लोग एकजुट होकर, एकमुश्त होकर उस वार्ड में, उस निकाय में, उस नगर पालिका में, उस नगर परिषद में उस कमल के फूल को खिलाने का काम करते हैं। आपने जिस प्रकार से पीछे देखा 2024 का विधानसभा चुनाव था, सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाया और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद निकाय चुनाव हुए, 10 निकाय में चुनाव थे, सभी निकाय में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया था, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो वही चीज अब फिर से दोहराई जाएगी। जहाँ पे निकाय का चुनाव है, जहाँ निगम के हैं, परिषद के हैं, पालिका के हैं, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी ने बिल्कुल अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया है कि हम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जी उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और हरियाणा की जनता सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके ऊपर मोहर लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगे आपके पास। इनेलो प्रवक्ता विकास मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी मैम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी पार्टी कितनी तैयार है नगर निकाय चुनाव को लेकर? सर बिल्कुल, हमारी पार्टी तो हर समय तैयार रहती है जी चुनाव के लिए जी। और हम तो कभी हमारी जो कार्यकर्ता है वो हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं और चुनाव, नगर निगम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी जी जी। और बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनमें महिला उम्मीदवार ज्यादा हैं? देखो जी, कांग्रेस के प्रत्याशियों का कोई हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले तो अपने आप एक दूसरे को हरा देंगे जी, ठीक है। उनको तो ना तो कोई जनता को हराने की जरूरत, वो तो खुद एक दूसरे को हरा देंगे। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का होगा तो वो दूसरा गुट हरा देगा, और दूसरे गुट का कोई उम्मीदवार होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरवा देंगे बस। और बीजेपी के साथ उन्होंने मिली भगत करके चुनाव लड़ना है, वो सारे हरियाणा प्रदेश को पता है, जैसे पहले के चुनावों में होता आया है जी। तो यानी कि इनेलो का मुकाबला बीजेपी से है, आप इस साफ तौर पर कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल।
ठीक है, लौटूंगे आपके राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने सुना कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी क्या कहते हुए नजर आए, माफ कीजिएगा इनेलो के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी से उनका मुकाबला है, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। इनेलो की तरफ से कहा गया। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीत का दावा तो हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों कर रही है, लेकिन आप कैसे समझ पा रहे हैं? और साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी सामने आए हैं, उनके नाम सामने आए, उसको आप कैसे देखते हैं? राजेंद्र। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सारी पार्टियां तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है। ये लोग ठीक है कि वो एंट्री कर रही है सारी निकायों में, उनका प्रयास है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो उनका कहीं जो है, पहले भी पावर में तो रही है सरकार, इनेलो की सरकार भी रही है, मुख्य विपक्षी दल भी इनेलो रहा है, लेकिन वो शहरी निकायों में कोई बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व उनका रहा नहीं। शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी भी नहीं जाती थी। वो पहले जो है शहरी क्षेत्र में भाजपा के साथ अलायंस करते थे ताकि उनको वोट मिल जाए, फिर मिलकर सरकार बनाते थे। लेकिन अब ये है कि वो शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने का उनका जो प्रयास है वो ठीक है, स्वागत योग्य है। वो हर दल को अपना क्षेत्र बदलने, अपने जो है चुनावी रणनीति तय करने का अधिकार है कि वो कौन लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहती। तो उस हिसाब से वो इनेलो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हाल फिलहाल मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी जो है एम्पावर्ड है, पूरे रूलिंग पार्टी है देश प्रदेश की, और अभी जो निकाय जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ भी वो इनकम्पेंट थी, वो जो है उनका बोर्ड बना हुआ था। तो मुकाबला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी मुकाबला करेगी, क्योंकि जहाँ बोर्ड रहा होता है तो लोगों की शिकायतें भी पैदा हो जाती है। वो देखते हैं कि क्या किस तरह से हो पाता है। लेकिन कांग्रेस की अपनी एक समस्या है, वो गुटबाजी में इतनी मशगूल रहती है कि सही ढंग से चुनाव लड़ने का जो होना चाहिए फैसला वो हो नहीं पाता। ठीक सही तरीके से चुनाव जो है वो कंटेस्ट नहीं कर पाती, और कहीं जो है सारी उम्मीदों के साथ भी वो लूज कर जाती है। तो अब देखते हैं कि उसने अपनी गुटबाजी पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया, और हालांकि वो काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने जो है तीनों मेयर के पद प्रत्याशी घोषित कर दिए, मेयर पद के, और पार्षदों के भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। उधर नगर परिषद और पालिका, नगर परिषद रेवाड़ी और जो धारूहेड़ा वगैरह नगर पालिकाएं, उनके भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी तो भी मंथन में ही व्यस्त है। तो देखते हैं, वो हो सकता है कि उन्होंने कैंडिडेट को देखकर उनको ये तय करने में टाइम लग रहा हो कि अब कौन से प्रत्याशी हमारी तरफ से हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने कार्ड खोल दिए हैं और उनको अपने कार्ड तय करने हैं, तो वो अभी भी लगे हुए हैं। कभी इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है, कभी छोटी टोली की बैठक हो रही है, तो लगा हुआ है, सिलसिला बना हुआ है। और नाम भी वायरल हो रहे हैं, पंचकुला से किसी का नाम वायरल हो रहा है, कहीं और अलग अलग जगह से नाम वायरल हो रहा है। ये भी हो रहा है कि अभी जो है मौजूदा थे वो सोनीपत के मेयर, उनको दोबारा देने का भी चल रहा है चर्चाओं में। लेकिन वो होता क्या है वास्तव में, चर्चा है तो चर्चा है। तो ऑफिशियली जब डिक्लेरेशन होगा तो पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट है सामने, कांग्रेस का मुकाबला, कांग्रेस प्रत्याशियों का मुकाबला किसके साथ है। तो ये रणनीति में सब अपने अपने स्तर पर अभी बिजी है, और अभी जो है आ रहा है बस लास्ट डेट भी है अभी नॉमिनेशन फाइलिंग की 25 को। इसके बाद जो है सबको अपनी रणनीति में जुटी जाना है, तो नॉमिनेशन फाइल करना है तो करना है, उसके लिए उसी हिसाब से फैसला भी बीजेपी और दूसरे दलों को करना, कैंडिडेट का चयन करना। ठीक है राजेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हैं संदीप हिंदुस्तानी जी। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि कांग्रेस ने जिन 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया उसमें से 4 तो महिलाएं ही हैं, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि महिला विरोधी पार्टी है कांग्रेस। अब कांग्रेस की तरफ से अगर मैं कहूँ, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का भी बयान ये सामने आया कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और उनकी लिस्ट जिस तरीके से 4 नामों का 5 नामों का ऐलान हुआ उसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सविता जी, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल महिला विरोधी पार्टी है। उसका स्पष्ट उदाहरण अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधित जो आया था, संदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उनका कॉल कट हो गई है। एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्योंकि एक अगर इस चीज को एक अलग तरीके से देखा जाए, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम तो सामने आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी आमतौर पर यह कहा जाता है कि महिला विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी,
लेकिन इस बार ये कांग्रेस की किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं कि अगर 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता है, उसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, तो क्या वाकई कुछ अलग प्ले कार्ड कांग्रेस खेलती हुई नजर आ रही है? अभी अपनी रणनीति पर काम कर सकती है। ये एक संकेत है शुरुआती कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को या लोगों के बीच में एक मैसेज भेजने का काम करेंगी कि हम तो महिला रिजर्वेशन के विरोध में नहीं थे, और देखिए कि हम अपने संगठन के स्तर पर रिजर्वेशन देने का काम कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिस तरह से उन्होंने महिला प्रत्याशियों को आगे किया है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर करने का प्रयास है उनका कि हम महिला विरोधी नहीं। उन्होंने लोकसभा में भी कहा कि हम जो है इस डीलिमिटेशन के खिलाफ है, हम जो है रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। उनको ये दलील थी कि आप डीलिमिटेशन के बगैर जो है, जो वो पुरानी सेंसस है उसके आधार पर रिजर्वेशन दे दीजिए, उसमें क्या समस्या है, उनका एक सवाल था। हालांकि ये कहते हैं कि डीलिमिटेशन जरूरी है, क्योंकि सीटें बढ़ाना जरूरी है। हालांकि डीलिमिटेशन तो टाइम टू टाइम होता ही है, लेकिन आप उस कंडीशन से रिजर्वेशन मानदंड को कनेक्ट कर दें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिजर्वेशन तो आप पहले भी दे सकते थे। 2023 में जब इन्होंने बिल पास किया, इसमें फैसला कर सकते थे कि हम 2024 से भी दे देंगे, ये फैसला कर सकते थे, क्योंकि अभी तक मिला हुआ है सीट्स का लोकसभा विधानसभा में, वो 71 की जनगणना के आधार पर है, वो 2011 की जनगणना के आधार पर ये दे सकते थे। लेकिन अब ये जो है इन्होंने पहले ये कंडीशन कर 2029 की जो जनगणना होगी, हम जो फाइनल होगी, लिमिटेशन फाइनल होगी, उसके आधार पर देंगे। तो फिर बाद में ये कंडीशन हटाने के लिए अमेंडमेंट भी है। तो यही अपने विचारों में क्यों उलझे हुए रहे। रिजर्वेशन देना है तो आप दीजिए फास्ट ट्रैक। आपके पास फुल मेजोरिटी थी उस समय 2023 में। संविधान संशोधन आप किसी भी तरह का कर सकते थे। फिर इसके बाद आप जो है आपके पास वो 2/3 बहुमत वाली स्थिति नहीं रहेगी। उस समय तो बहुत जबरदस्त मेजोरिटी थी आपके पास। तो ये है, कांग्रेस ये प्रयास कर सकती है, वो ये कर सकती है कि संगठन के स्तर पर, खास तौर से टिकट एलोकेशन में, पार्टी के पदों में महिलाओं को जो है 33% के रेशियो में अगर वो पद देती है, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज चला जाएगा। और जिस तरह का माहौल बनाने का ये जो एक तरह की रस्साकसी चल रही है कि कौन महिला विरोधी और कौन महिला समर्थक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, खास तौर से, तो वो इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है इस तरह के कदम उठाते हुए कि देखिए हम तो महिलाओं को महत्व दे रहे हैं, लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और ठीक है कि संविधान संशोधन विधेयक जब आ जाएगा, लेकिन हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है इस तरह का जो है संदेश दे सकती है। उन्होंने अपने लोकसभा संबोधनों में भी आगे के बयानों में भी ये किया है कि महिला विरोधी तो ये है कि ये रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते, उनको शर्तों से जोड़ दिया। और हम तो जो है बिल्कुल तैयार है कि इनको जरूरत क्या है, डिलिमिटेशन की पहले इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो इस तरह का जो है स्टैंड लेकर कांग्रेस अपने माहौल को अपने फेवर में जो एक तरह से जो नैरेटिव बन रहा है उसके खिलाफ, उसको ठीक करने का काम कर सकती है। जी ठीक है राजेंद्र जी। विकास जी, अब जिस तरीके से आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, और आपने कहा कि आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, यानी कि कांग्रेस को आप कहीं नहीं देख रहे हैं, ये आप साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। तो मैं इनेलो के हिसाब से भी अब आपकी पार्टी के हिसाब से पूछना चाहती हूँ, आपका क्या कुछ आधार है, किस हिसाब से, किन फैक्ट्स पर, कौन से पैरामीटर्स है जिसको लेकर आप अपने प्रत्याशी को देख रहे हैं? देखिए, ये जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव हैं, ये मूलभूत सुविधाओं जो इस समय प्रदेश में जो कमी है उनके आधार पर लड़े जाएंगे। इसमें कहीं ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, ये कहीं नहीं होते। इसमें तो सिर्फ जनता यही देखती है कि हमारे जो चिटपुट जो दिक्कतें हैं, सीवरेज की, पेयजल की, और उसको लेकर लोग वोट करेंगे। और लोग देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पीछे भी अब मॉनसून का समय था और उससे पीछे भी जो बरसात का मौसम था, तो उसमें किस तरीके से पूरे प्रदेश में जगह जगह पानी का जल भराव हो गया था और कई दिन तक पानी नहीं निकला था। और पीने के पानी की व्यवस्था हम देख चुके हैं कि कई शहरों में बहुत दिक्कत है पीने के पानी की। अगर पानी आता है तो उसमें सीवरेज युक्त जो है पानी आता है। और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस प्रकार नगर परिषदों में इस समय मेन दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी आईडी की। अब किसी को अपना मकान बेचना होता है तो प्रॉपर्टी आईडी बनवानी पड़ती है, कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी आईडी में जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है।
एक आम आदमी किसी भी प्रॉपर्टी आईडी के लिए अगर नगर परिषद में या नगर पालिका में, नगर निगम में जाता है तो उसे एक कर्मचारियों से सेटिंग करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार इतना हावी है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का तो हम सब ने जो देख ही लिया है कि जो जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव में जो हुआ, जो उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कांग्रेस पार्टी की, वर्करों की, विधायकों की और नेताओं की आपस में नहीं है। क्योंकि 9 विधायक अगर अपने नेता के खिलाफ, अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दे रहे हैं तो वो क्या स्टैंड रखते हैं, क्या स्टैंड करते हैं और प्रदेश की जनता उन पर क्यों विश्वास करेगी। ये सभी चीजें हैं। हम इनको सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियां और कांग्रेस पार्टी की जो भी राज्यसभा चुनाव में जनता ने देखा, ये सभी बातें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है, कई बार ऐसा सोचा जाता है, अब देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो ऐसे में कोई पार्टी अपने प्रत्याशियों को पहले घोषित करती है, उसकी तस्वीरें सब सामने आ जाते हैं, नाम सामने आ जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का अगर मैं जिक्र करूं कि बीजेपी अगर अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही है तो उसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह हो सकती है? कांग्रेस की तरफ से लगातार अपने प्रत्याशी के नाम सामने आ रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी अभी कुछ और रणनीति बनाने की सोच रही है, एंड मोमेंट पे कुछ चेंज कर सकती है? क्या लग रहा है आपको राजेंद्र? कई बार दावेदारी ज्यादा होती है और कई बार कैंडिडेट जो अपोजिंग पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको देखते हुए भी को फैसले करने में टाइम लग सकता है। तो इनके मुकाबले कौन जो है मजबूत कैंडिडेट रहेगा, जो संबंधित जो पार्टी के जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनको कौन जो है डिफीट दे सकता है, वो इस तरह की सर्च में मुझे लगता है कि इसलिए उनको टाइम ज्यादा लग रहा है कि कांग्रेस ने जो है पहले अपने प्रत्याशी जो है घोषित करके एक तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती जैसी स्थिति पैदा कर दी। एक तरह का ये चुनाव जो है, ये चुनाव यहाँ से शुरू हो जाता है। ये प्रारंभिक स्थिति होती है चुनाव की कि विपक्षी दल के प्रत्याशी कौन कौन है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या छवि है, वो कितना चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, कितने वोट खींच सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत जो प्रत्याशी भी है उसका भी प्रभाव बहुत होता है कि लोग जो है प्रत्याशी की, कैंडिडेट की छवि को भी देखते हैं, पार्टी के जो है घोषणा पत्र को भी देखते हैं और बाकी के चुनावी वायदे तमाम और पिछला जो कामकाज रहा है उसको भी देखते हैं। तो सारी स्थितियों को, तीनों चारों पहलू को देखते हुए ही मतदान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी को कुछ टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखते हुए वो ये तय करने में मंथन में समय तक निकल रहा है उनका कि कौन प्रत्याशी इतने मजबूत होंगे जो इनका मुकाबला कर सके और उनको चुनाव हरा सके। तो वो लग रहा है कि वो चर्चा है, क्योंकि चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठक हो गई चुनाव समिति की, फिर जो है छोटी टोली इनकी जिसमें मुख्यमंत्री जी हैं और कुछ प्रमुख नेता हैं, प्रभारी है पार्टी के और जो है संगठन महामंत्री है, वो सब मिला के जो छोटी टोली बनती है उसकी भी बैठक हुई है और लगातार चल रहा है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से क्या कर पाते हैं, कि कितने मजबूत प्रत्याशी इनके मुकाबले वो लेके आते हैं। हालांकि चर्चाओं में कई तरह की जो है सोशल मीडिया पर तो कई तरह की चर्चाएं हैं, इनका नाम है, उनका नाम चल रहा है, लेकिन पार्टी जब ऑफिशियली तय करेगी और घोषित करेगी तभी माना जाएगा। तो चर्चाएं तो चलती रहती हैं और बाद में रिजल्ट कुछ और ही आ जाते हैं। तो ये देखना है कि क्या करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी व्यस्त है और उनका जो है चुनावी संकल्प पत्र बनाने का भी सिलसिला जारी है। वो कांग्रेस भी कर रही है वो काम। तो दोनों पार्टियां जो है चुनावी संकल्प पत्र लेकर आएंगी और देखते हैं कि उसमें क्या वादे और क्या रहते हैं और पिछली खामियां भी सामने आएंगी। तो जो है 3 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के थे, तो कांग्रेस जो है तो पिछली कमियां भी उठाने का काम करेगी ताकि लोगों को जो है एक आकर्षित किया जा सके कि भाई हम एक अच्छा प्रशासन और अच्छा सिस्टम देने की तैयारी में है। तो देखते हैं कि अब ये मुकाबला है, रस्साकसी है, क्या होता है। सबकी अपने अपने स्तर पर जो है तैयारियां हैं, घोषणा पत्र की तैयारी, प्रत्याशी चयन की तैयारी और बाकी के जो है माहौल बनाने की तैयारी, वो सारा। संदीप हिंदुस्तानी जी फिर से हमारे गए हैं। संदीप जी, इनेलो के लिए पूछना चाहूंगी, आप कहाँ देखते हैं इनेलो को? आप वाकई क्या देख पा रहे हैं कि इस बार आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस से है, इनेलो से भी है, अन्य पार्टी से है? क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? देखिए, मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। आपको इनेलो बात की, तो इनेलो तो कहीं भी नहीं है, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना जमीन पे है, ना सोशल मीडिया पे है, ना धरातल पे है, कहीं पे भी नहीं है। हमारी बात हो रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो महिला विरोधी है और आपने कुछ चर्चा की थी कि जो इन्होंने अभी जो 4 टिकटें दी है महिलाओं को दी है। तो अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे
तो ये जो महिलाएं हैं वो जो कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं उन्हीं के परिवार से आती हैं। अब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला बनाई। अरे भैया सोनिया गांधी बनाई थी ना। देश की कोई और महिला नहीं मिली, कोई और नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस जितने सालों से जिसने देश में शासन किया है, सोनिया गांधी के अलावा इनको कोई और महिला नहीं मिली। तो कौन महिला है, कैसी महिला है, ये कांग्रेस वाले जनता होता है ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, बिल्कुल वही चीज इनके ऊपर लागू होती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सदा महिलाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, सदा महिला की उड़ान को रोकने का काम किया है और सदा महिलाओं का अपमान किया है। और सविस्का जी मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन निकाय चुनाव में ये प्रदेश की जनता को स्पष्ट देखने को मिलेगा कि महिलाएं एक तरफा कांग्रेस को बिल्कुल सभासद कर देंगे इस निकाय चुनाव में। अब मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया था, देश में कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस ने महिलाओं को क्या दिया? धुएं से उसकी आंखें वो खराब हो जाती थी, महिलाएं अंधी हो जाती थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया था। इनके समय में क्या हालत थी महिलाओं की? शोध के लिए खुले में जाना पड़ता था, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हमने 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर देने का काम किया है। हमने महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए हैं, जन धन बैंक अकाउंट खुले हैं। कांग्रेस के जमाने में महिलाओं ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से हमारी बहनों को दिए हैं, उन्होंने स्टार्टअप करके आज देश की इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी जिसके समय में महिला छोटी बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। संदीप जी देखिए, तो डेवलपमेंट है और विकास हर पार्टी को करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या कोई और अन्य पार्टी हो। चलिए, ये मुद्दा हमारा नहीं था, हालांकि निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल वक्त बहुत कम है। बेहद शुक्रिया आप संदीप जी जुड़े और इनेलो प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़े, राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।